नमस्कार साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला के अंतर्गत नाटककार मोहन राकेश के जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित लहरों के राजहंस नामक नाटक की कथा वस्तु की विवेचना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लहरों के राजहंस नामक नाटक BA पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज सबसे पहले हम नाटककार मोहन राकेश के जीवन परिचय का अवलोकन करेंगे और उसके पश्चात उनके द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस की कथा वस्तु की सामान्य सी विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि आप वर्तमान समय में स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोहन राकेश की एक तस्वीर मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत कम साहित्य लिख कर के भी हिंदी साहित्य के स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया है। चर्चित साहित्यकार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ है। इन्होंने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हिंदी और संस्कृत में MA की। इन्होंने आजीविका के लिए अध्यापन कार्य किया। इन्होंने मुंबई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, परंतु अध्यापन में विशेष रुचि न होने के कारण इन्होंने सन 1962 से 63 ईस्वी में मासिक पत्रिका सारिका के संपादन का कार्यभार संभाला। 3 दिसंबर 1972 को हृदय गति रुक जाने से सदा के लिए आंखें बंद कर ली। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य की अपन चर्चा करते हैं। मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध, यात्रावर्त, आत्मकथा आदि गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। नाटक इनके द्वारा लिखे गए अब तक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आदि अधूरे 3 नाटक हमें प्राप्त होते हैं। एकांकी में अंडे के छिलके, अन्य एकांकी तथा बीज नाटक, दूध और दांत आदि इनके एकांकी संग्रह हैं। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इसके अलावा मोहन राकेश की समस्त कहानियों को एक घटना, क्वार्टर, पहचान तथा वारिस नाम से 4 जिल्दों में प्रकाशित किया गया है। इन्होंने कुल 66 कहानियाँ लिखी हैं। परिवेश, बकल, मखुद आदि इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं। आखिरी चट्टान तक इनके द्वारा यात्रा वृत्तांत लिखा गया और इनकी जीवनी समयसारथी नाम से लिखी गई है। मोहन राकेश की रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिलती है। मोहन राकेश की रचनाओं में चिंतन की प्रधानता है। प्राकृतिक सौंदर्य का अंकन भी उनके गद्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। नाटककार होने के कारण इनकी शैली में सजीवता, सहजता एवं बोधगम्यता इनकी भाषा की अन्य विशेषताएं हैं। यात्रा वृत्तांत लेखक के रूप में मोहन राकेश का विशेष स्थान है। इनकी यात्रा वृत्तांत कलात्मक, साहित्यिक और भावपूर्ण है। इनके ये यात्रा विवरण कथात्मक हो गए हैं। लेखक ने कन्याकुमारी तथा उसके आसपास के क्षेत्र का सजीव चित्र उपस्थित किया है। मोहन राकेश मूलतः कथाकार हैं। उनकी रचनाओं में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलकता है। मोहन राकेश भावुक रचनाकार थे। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सहज और सरल शब्दावली में व्यक्त किया है। लेखक ने सरल सुबोध शैली में अपने विषय का प्रतिपादन किया है। वे किसी दृश्य का प्रभावपूर्ण चित्र खींचने में पूर्णतः सिद्धस्त थे।
मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक ऐतिहासिक कथा वस्तु को आधार बना करके लिखा गया नाटक है। तो इसकी कथा वस्तु का क्रमिक विकास इस प्रकार से होता है। लेखन क्रम की दृष्टि से लहरों के राजहंस राकेश का दूसरा नाटक है। ऐतिहासिक कथा पर आधारित इस नाटक का नाम प्रतीकात्मक है। लहरों पर तैरते राजहंस की ही भांति नाटक के पात्र नंद और श्यामांग भाव एवं विचार के धरातल पर अस्थिर तरंगों में तैर रहे हैं, जहाँ गति तो है पर दिशा नहीं। आलोचित नाट्यकृति में कपिल वस्तु के राजकुमार नंद के बौद्ध भिक्षु बनने पर एवं उसकी पत्नी सुंदरी के रूप गर्व की कथा कही गई है। नंद के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है कि न तो वह मुग्ध कामुक प्रेमी के रूप में संतुष्ट है और न ही निवृत्तिवादी भिक्षु के रूप में। दुविधाग्रस्त मानसिकता से पीड़ित नंद के संशयग्रस्त जीवन को चित्रित करने में नाटककार सफल रहा है। प्रस्तुत नाटक में नंद का भिक्षु बनना और सौंदर्य की गगरी का छलकना दोनों ही आत्मविभोर कर देते हैं। प्रस्तुत नाटक 3 अंकों में विभाजित है। प्रतीकात्मकता का निर्वाह करते हुए नाटक में कामोत्सव का आयोजन एक तनाव परिस्थिति करता है। कामोत्सव में किसी का न आना सुंदरी के आक्रोश का चरम नाटकीय बिंदु है। अनिश्चय, अनिर्णय और चुनाव के संकट से गुजरना समकालीन मनुष्य की नियति बन चुकी है। नंद भी ऐसी ही परिस्थिति में जीने के लिए अभिशप्त है। उसका व्यक्तित्व 2 भिन्न प्रवृत्तियों में विभक्त है। एक ओर वह सुंदरी की ओर आकर्षित है तो दूसरी ओर बुद्ध की वाणी भी उसके आकर्षण का केंद्र है। उसकी अंतःचेतना के 2 कोण सुंदरी और बुद्ध हैं। उसके लिए किसी और अधिक आकर्षण है। अपने गंतव्य का निर्णय वह अंत तक नहीं कर पाता। उसकी अवस्था तरंगों पर दोलायमान होने वाले राजहंसों की सी हो गई है। नंद अपने जीवन को संपूर्णता में जीना चाहता है, इसलिए वह भोग और विराग दोनों जीवन दृष्टियों में अपने अंदर समेटना चाहता है। नंद सुंदरी के रूप पर मोहित होते हुए भिक्षुओं के स्वर को सुनकर विह्वल हो उठता है। सुंदरी नंद की मन स्थिति को जान लेती है तथा उसे वचनमुक्त कर जाने को कहती है। नंद बुद्ध क्षमा याचना के लिए जाता है, परंतु जब लौटता है तो भिक्षु बनकर। सुंदरी के अहम को इससे चोट पहुँचती है। वह उसे दूसरा व्यक्ति कहकर संबोधित करती है, जबकि नंद स्वीकार करता है कि अंतर पड़ता यदि मेरे हृदय बदल जाता। वह सुंदरी को विश्वास दिलाना चाहता है कि भिक्षु बनकर कि भी वह आंतरिक रूप से परिवर्तित नहीं हुआ है। अतः नंद का बुद्ध के पास जाना उसके आध्यात्मिक आकर्षण को इंगित करता है, परंतु सुंदरी के पास लौट आना इस बात को दर्शाता है कि वह भौतिकता में जीने वाला व्यक्ति है। व्यवस्था एवं संस्थागत टकराहट। लहरों के राजहंस नाट्यकृति में समाज, व्यवस्था, परिवार, संस्था एवं विवाह संस्था में भी अनास्था दृष्टि होती है। यही आधुनिक जीवन की विडंबना है। पति पत्नी का एक दूसरे की भावनाओं को न समझना विवाह संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। नाटक में नंद और सुंदरी ऐसे ही दंपति हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। सुंदरी का अहमग्रस्त व्यक्तित्व नंद की इच्छाओं, आकांक्षाओं को दबाता है, जिसके कारण वह सुंदरी के समक्ष बौना दिखाई देता है। दूसरी ओर नंद भी सुंदरी के विश्वास को बार बार तोड़ता है। दाम्पत्य जीवन में जिस विश्वास समर्पण की आवश्यकता होती है, उसका सर्वथा अभाव नंद और सुंदरी के दाम्पत्य जीवन में दृष्टिगत होता है। अपने बड़े भाई गौतम बुद्ध के सम्मान के कारण नंद अपने केस तो कटवा डालता है, परंतु सुंदरी का उसको न पहचानना उसे अधिक सालता है। दोनों ही स्वयं को ग्रस्त जीवन में भी अकेला अनुभव करते हैं। केस कटने पर नंद स्वयं को अकेला पाता है तो दूसरी ओर सुंदरी नंद के घर छोड़कर चले जाने पर स्वयं को अकेला पाती है। सुंदरी का यह वाक्य इतना ही समझ पाए हैं ये से स्त्री पुरुष संबंध में उत्पन्न तनाव, उलझन और आपसी समझ के अभाव को चित्रित किया है। अतः इस नाटक के भीतर पात्र बार बार समाज, व्यवस्था एवं परिवार संस्था से टकराता है, किंतु अलका और श्यामांग का संबंध नंद और सुंदरी के आवेशपूर्ण और कामनात्मक संबंध में भिन्न है।
नंद सुंदरी के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए श्यामांग के माध्यम से नंद के अंतर संघर्ष को नाटककार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नंद का केश मुंडन व्याघ्र से युद्ध नंद के अंतर्द्वंद और संशय को व्यक्त करते हैं। नाटक में अलका मौन प्रेमिका के रूप में उभरी है, जिसके हृदय में श्यामांग के प्रति प्रेमानुकरण हो चुका है। वह सुंदरी की दासी है, परंतु वह सुंदरी की सखी भी है। वह कभी कभी सुंदरी के मन की बात कहती है, मैं और भिक्षुणी का वेश नहीं, मैं ऐसी बात नहीं सोच सकती, अभी नहीं। अतः अलका का व्यक्तित्व कभी कभी सुंदरी के अस्तित्व को स्पष्ट करता है। अपने व्यक्तिगत विचारों को सुंदरी नंद पर थोपना चाहती है तथा उस पर शासन करना चाहती है। दाम्पत्य संबंध में मधुरता का भाव आलोच्य नाट्यकृति में दिखाई देता है। इस प्रकार हमने मोहन राकेश के जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक की विवेचना आपके सामने प्रस्तुत की है। कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।